जनगणना कराकर दिखाएंगे और सरकार राहुल के आगे झुक गई। अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि जाति जनगणना के बाद वो आरक्षण की सीमा को जो 50% है उसे भी तोड़ेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। और राहुल के इस ऐलान का असर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान में भी दिखाई दिया। नड्डा ने कहा कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित और दलित जो लोग छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। ये समाज की आवश्यकता है। जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसे देखते हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी जिस वंचित, पीड़ित, शोषित और दलित समाज की बात कर रहे हैं, अब वो बातें बीजेपी अध्यक्ष की जुबान पर भी आ गई हैं। जबकि 1 साल पहले बीजेपी का हर नेता जाति जनगणना को समाज तोड़ने की साजिश बता रहा था, लेकिन अब राहुल के दबाव में जाति जनगणना के फायदे बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या अब मोदी सरकार आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाने की तैयारी में है। वैसे सरकार चाहे जाति जनगणना कराए या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ा दे, इसका क्रेडिट उसे राहुल गांधी को ही देना होगा। की मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई। 2047 के ख्वाब दिखाए गए, लेकिन इस ख्वाब के बीच एनडीए की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का खौफ भी दिखाई दिया। एनडीए की बैठक में जाति जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। केंद्रीय कैबिनेट पहले ही जाति जनगणना पर मोहर लगा चुकी है और इसे लेकर राहुल गांधी का दबाव मोदी सरकार पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी पहले ही ये ऐलान कर चुके थे कि वो इस सरकार से जाति जनगणना कराकर दिखाएंगे और सरकार राहुल के आगे झुक गई। अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि जाति जनगणना के बाद वो आरक्षण की सीमा को जो 50% है उसे भी तोड़ेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। और राहुल के इस ऐलान का असर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान में भी दिखाई दिया। नड्डा ने कहा कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित और दलित जो लोग छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। ये समाज की आवश्यकता है। जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसे देखते हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी जिस वंचित, पीड़ित, शोषित और दलित समाज की बात कर रहे हैं, अब वो बातें बीजेपी अध्यक्ष की जुबान पर भी आ गई हैं। जबकि 1 साल पहले बीजेपी का हर नेता जाति जनगणना को समाज तोड़ने की साजिश बता रहा था, लेकिन अब राहुल के दबाव में जाति जनगणना के फायदे बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या अब मोदी सरकार आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाने की तैयारी में है। वैसे सरकार चाहे जाति जनगणना कराए या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ा दे, इसका क्रेडिट उसे राहुल गांधी को ही देना होगा। सरकार शराबियों को लेकर हुई सख्त। जिस प्रकार शराब पीकर ड्राइविंग करते हैं उन सभी व्यक्तियों को योगी सरकार की ब्रेथ एनालाइजर मशीन का सामना करना होगा। ऐसा ही एक नजारा शनिवार की शाम जनपद मथुरा हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत मंडी चौराहे पर देखने को मिला। पुलिस प्रशासन द्वारा शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों को पकड़ा गया, जिसमें जो भी व्यक्ति शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा है उसको ब्रेथ एनालाइजर मशीन का सामना करना पड़ा, जिसमें 3 लोगों का चालान कट सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। वही कार्रवाई कर रहे एआईटीओ राजेश राजपूत टीएसआई देवसिंह पाल जी ने बताया कि शराब पी के ड्राइविंग करते हैं और रास्ते में बड़े हादसों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार लोगों के परिवार में भी तबाह हो जाते हैं। इसलिए योगी सरकार द्वारा ये मुहिम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। सर जी, ये चेक इन चलाई जा रही है, किस उद्देश्य में, क्या है बताइए। एक्चुअल मेरा नाम राजेश राजपूत है, एआरटीओ प्रवर्तन फर्स्ट मथुरा हूँ। मेरे साथ हमारे टीएसआई साहब श्री देव सिंह पाल जी हैं। मथुरा शहर के अंदर जो कि हमारी दुर्घटनाओं में अंडर 10 के अंदर आ रहा है, पूरी के अंदर, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम ड्रिंक एंड ड्राइविंग की चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और इनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की संस्तुति करने जा रहे हैं। इनके लाइसेंस और पंजीयन चिन्ह को हम निलंबित करेंगे 3-3 माह में। सर, अभी तक कितने चालान काटे गए हैं? अभी तक मैंने 3 चालान कर दिए हैं। आगे मैं जा रहा हूँ और आगे जो भी मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ मंडी चौराहे पे कुछ ज्यादा ही इस तरीके की हरकत? बिल्कुल, यहाँ लगातार हफ्ते में कम से कम 3 दिन चेकिंग होगी और टीआई साहब से मैं कह दे रहा हूँ कि लगातार इसकी चेकिंग की जाए, जिससे कि सड़क घाटों में कमी लाई जा सके। सर, ये मथुरा में कहाँ जगह चेकिंग चल रही है? आज जो अभी टैंक चौराहे पे कराई गई थी, हमारे सहयोगी थे श्री मनोज वर्मा एआरटीओ साहब, उन्होंने चेकिंग की थी और टीआई साहब थे। 4-5 चौराहे मैंने गोवर्धन चौराहे पे, और ये कौन सा बीच में चौराहा पड़ता है? मंडी चौराहा। और ये कौन सी जगह?
हाँ कोई हम गोवर्धन चौराहे मंडी चौराहे पे भी हमने चेकिंग किया। अब हम आगे जा रहे हैं टैंक वहाँ क्या नाम है, क्यों दीवानी हाईवे कट उस पर चेकिंग करने जा रहे हैं। विदेश पत्नी राजेंद्र निवासी राजनगर थाना लोहा मंडी का आरोप है कि लोहा मंडी थाना पुलिस ने उनके बेटे अभिषेक को तमंचा लगाकर झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया है। अभिषेक का कोई अन्य मामला क्षेत्र के रहने वाली किसी लड़की से उसकी फोटो को लेकर हो गया था। उसकी शिकायत लड़की ने थाने में की थी। महिला पुलिस ने अभिषेक को पुलिस लाइन की काउंसलिंग ऑफिस में बुलाया गया, जहां पर पता चला कि अभिषेक ने किसी लड़की का फोटो अपने इंस्टाग्राम पर लगा दिया था। मामला जब पुलिस के संज्ञान में पहुंचा तो दोनों पक्षों को बुलाया गया। वहां पर दोनों का समझौता हो गया। बाद में वहां से पुलिस अभिषेक को थाना लोहा मंडी लेकर गई और परिजनों से कहा कि कुछ देर में छोड़ देंगे। परिजन काफी देर तक इंतजार करते रहे। देर रात्रि तक भी इंतजार किया। देर रात्रि तक न छूटने पर सुबह थाने पहुंचे तो पता चला कि पुलिस का कहना था कि अभिषेक पर तमंचा बरामद हुआ है और उसे जेल भेजा जाएगा। परिजनों ने पुलिस से बहुत गुहार लगाई है कि मामला और कुछ था, तमंचे वाली बात कहां से आ गई। जब वहां लड़की से समझौता हो गया तो परिजनों के मुताबिक राजनगर जूता मंडी के पास पुलिस ने तमंचा लाकर झूठे मुकदमे से उसे जेल भेज दिया। परिजनों ने अभिषेक को झूठे मुकदमे में जेल भेजने पर थाना लोहा मंडी पुलिस की शिकायत डीसीपी सिटी के यहां डीसीपी सिटी ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच होगी। क्या कुछ मामला हो गया है? किस थाना क्षेत्र का है? आज डीसीपी सिटी क्या है? क्या कुछ मामला? हमारे थाने क्षेत्र का है। हमारे को कोई केस था लड़की का, तो हम लोग पुलिस लाइन से फ़ोन आया था। हम अपने भाई को लेकर पुलिस लाइन गए। आप पुलिस लाइन लेके गए थे तो उन्होंने पूछा था कि क्या लड़की वालों को बुलाया। 20-25 मिनट उससे बैठा है, बात की उससे थोड़ा लड़की वाली में बात की। हमने साथ दोनों पार्टी से बात करी, बैठा के क्या मामला था लड़की? उसने इंस्टाग्राम पर लड़की का फोटो लगा रखा था टीवी पर। यही मामला था, कुछ नहीं। तो लड़की वाले से बैठ कर हमसे समझौता कराया, बात करी। लड़की वालों को उनसे बोलते कि जाओ लोहा मंडी थाने में अपना आपका जो समझौता हुआ था, वो समझौते की कॉपी मिल गई क्या? नहीं, हाँ कब कॉपी मिल के हमने लोहा मंडी थाने में जमा कर दी। लड़की वालों के साइन थे उनके पिता लोहा मंडी थाने में क्यों ले गए? उसे वहाँ का थाना क्षेत्र लगता था ना, इस चक्कर में ले गए। फिर लड़की वालों से हमने राजीनामा कर लिया। तो जो साइन थी एप्लीकेशन थी वो हमने जमा कर दी वहाँ पर जाके। तो पुलिस वालों ने ये बोला हम रात को 12 बजे तक लड़की को छोड़ देंगे। तो हम 11 बजे के टाइम पे गए थे। 11 बजे के टाइम पर कदम 40-50 पुलिस वाले थे वहाँ पर। कोई मीटिंग चल रही थी तो मुझसे ये बोला था कि मैं सुबह आपको लड़के को आपको छोड़ दूँगा। तो मैं चक्कर में सुबह घर आ गया। तो मैं सुबह 9 बजे के टाइम पर उसे नाश्ता देने के लिए गया। तो मैंने पूछा था मैडम से, मैडम कितने बजे तक छोड़ दोगे? कि ये तो थाने जी तो जेल जाएगा। उन्होंने बोला था कोर्ट जाएगा, वहाँ से जमा कराना, वहाँ से छूटेगा। तो मैंने पूछा था मैडम से, मेरी मैम क्या बात हो गई, मैम थाना क्यों जाएगा? मैंने सुबह तो एप्लीकेशन दूँगी, राजीनामा भी हो गया, मैंने छोड़ा क्यों नहीं? मैंने रात को तो आपने मुझसे ये बोला था कि मैं सुबह छोड़ दूँगा, मगर आपने सुबह नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे इसके पास तमंचा निकला है, 2 कस्तूल थी। फिर हमने अपने भाई से पूछा था, उसने बताया था रात को 1 बजे के टाइम पर जूता सूज प्लाजा है ना, तो राजनगर की तरफ भी है, उसे ले जाके हमको सुनता रोड उसकी माल लगा। क्या कुछ मामला है? आज आप डीसीपी सिटी के आए हैं, क्या कुछ मामला है? किस थाना क्षेत्र का मामला है? लोहा मंडी थाने का। क्या मामला है? मेरा लड़की को बंद कर दिया है। इससे मेरे पुलिस लाइन से फ़ोन आया था मेरे लिए। मैंने उसको लड़के को हाजिर किया था वहाँ पर। वहाँ 15-20 मिनट मेरे लड़के को बुलाया था, रखा था 20 मिनट। फिर बातचीत की है उन्होंने। फिर लड़की वालों को बुलाया था। कब बुलाया था? 20 तारीख को। 20 तारीख को। फिर वहाँ से लड़की बाहर 1 बजे। फिर वहाँ से लड़की वालों के आ गया। लड़की वालों ने कह दिया कि हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, राजीनामा। क्या मामला हो गया था लड़की से? लड़की का फोटो लगा दिया था इंस्टाग्राम टीवी। अच्छा ठीक है। फिर वहाँ से समझौता हो गया था? समझौता हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने पुलिस लाइन वहाँ से लोहा मंडी से पुलिस लेके लड़के को थाने में बंद कर दिया। महिला थाने से लोहा मंडी पुलिस लोहा लगी। मंडी। फिर वहाँ पर लड़के पे इल्जाम लगा दिया, रात को मारा कूटा। फिर लड़के पे पिस्तौल रख दी कैसे जबरदस्ती हमें बताई कि तूने ये गुनाह कबूल कर अपने आप। क्या गुनाह कबूल करवाया? पिस्तौल का। मतलब मैं बंदूक रखता हूँ। हाँ, कहाँ पर दिखाई है बंदूक? ये बंदूक वहाँ पर जूता मार्केट पे। तुम्हारे कितनी तारीख को दिखाया है? ये 21 तारीख को 21 तारीख रात की बात है। 21 तारीख रात सुबह की बात है, मतलब 20 तारीख की रात की बात बात है। 1 बजे की। मतलब 20 तारीख को लड़की का मामला हुआ महिला थाने से। किस तारीख को लोहा मंडी? यानी 20 तारीख को वहीं पे पहुंचा था। फिर वहाँ पे रात में उन्होंने वहाँ पे ले गए थे, मारा कूटा लोहा मंडी। क्या मानना है? उसे फंसाया गया? फंसाया गया है लड़के को। मेरा लड़का ऐसा नहीं है, उसे जबरदस्ती हामी मर गया, मारा कूटा है जबरदस्ती हामी मर गया। तो उसे जेल भेज दिया? जेल भेज दी जबरदस्ती।
खानपुर थाना क्षेत्र के हस्तमौली गांव की है, जहां बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर 45 वर्षीय मलकराज को गोली मार दी, जिसकी उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है, जब मलकराज अपने परिवार के साथ सो रहे थे। मृतक के पुत्र सौरभ ने बताया कि गोली चलने की आवाज जरूर आई, लेकिन रात के अंधेरे और नींद की वजह से किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि क्या हुआ है। सुबह जब मलकराज की पत्नी मालती देवी उठी तो उन्होंने देखा कि उनके पति अजीब स्थिति में पड़े हैं, चेहरा सूजा हुआ है और कपड़ों पर खून फैला है। पास जाकर देखने पर पता चला कि सीने में गोली लगी है। उनके शोर मचाने पर गांव वाले इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मैं उधर पड़ा था पास में पापा के, वहाँ पर मुझे आवाज़ आई, मुझे कुछ दिखा नहीं। हमने सुबह पापा को देखा तो उसके गोली लगी हुई थी। फिर हमने पुलिस को वो इन्फॉर्म दी। फिर उसके बाद पापा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। जी पता नहीं, रात को जब खड़काया उठे तो पर हमने इधर उधर देखा, उसने नहीं देखा। फिर मैं 4 बजे उठी घास घेरने के लिए, जब देखा मैंने देखा कि उसका मुँह खुला। मैं कहीं कभी मुँह बाकर नहीं सोता था, तो मैंने कपड़ा उठा, मैंने सोचा खून की उल्टी करी। फिर मैंने सारी चादर उठाई तो देखा तो बहुत बड़ा छेंक से मारा। मैंने जब किल्ली मारी, मैंने अपने जागतों को आग मारी, भाई कोई मार गया। बाकी का मुझे भी नहीं पता रात को करा क्या, कुछ भी नहीं। जांच कर ले गए पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश जिला आगरा कस्बा किरावली थाना प्रभारी केवल सिंह के नेतृत्व में कस्बे में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें अजनेरा चौराहा, कागारोल चौराहा पर बिना हेलमेट, बिना प्रपत्र वाहन चालकों के 25 से ज्यादा चालान काटे गए। चेकिंग अभियान में सब इंस्पेक्टर रणधीर सिंह और सब इंस्पेक्टर हिमांशु गुर्जर मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे और पार्टी नेता तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लालू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। निष्कासन की वजह तेज प्रताप यादव के गैर जिम्मेदाराना बयान और सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप से जुड़े पोस्ट को बताया जा रहा है, जिसने आरजेडी की छवि को नुकसान पहुंचाया। लालू ने कहा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इस समय की परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। अपने पिता के इस फैसले पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, तो अब जो है राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा था कि मैं तेज प्रताप यादव हूं और मेरे साथ जो तस्वीर में नजर आ रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों एक दूसरे को पिछले 12 सालों से जानते हैं और बेहद प्यार करते हैं। तेज प्रताप यादव ने इस रिश्ते को लेकर 2 बार पोस्ट किया और दोनों बार डिलीट किया। फिर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अकाउंट हैक होने की बात कही और फिर वहां से भी उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसके बाद फिर अकाउंट होने का पोस्ट डाला। शनिवार शाम से तेज प्रताप यादव की ओर से पोस्ट करना और फिर डिलीट करने का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। अब इस फैसले के बाद तेज प्रताप यादव आगे क्या करते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। शाजापुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में फॉर्मेलिन केमिकल से बनी गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से मरीज को वार्ड के बाहर रान निकाला गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने विशेष छिड़काव करके गैस के असर को कम कर दिया है। मरीजों का कहना था कि गैस की वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हुई थी। घटना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल राजकीय मेडिकल कॉलेज के, जहां लगभग 4 बजे ऑपरेशन थिएटर से तेज धुआं उठा और इसके बाद मरीज और उनके तीमारदारों को आंखों में जलन होने लगी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फॉर्मेलिन केमिकल से बनी गैस लीक होने से अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। एक तीमारदार का कहना है कि भगदड़ के सदमे से टीबी के एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद वार्डों में भर्ती मरीज के तीमारदार अपने मरीज को लेकर वार्डों से बाहर निकल आए। गैस की वजह से सभी लोग मास्क लगाए नजर आए। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंच गई और विशेष छिड़काव के जरिए फॉर्मेलिन गैस के असर को कम किया गया। फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रशासन का हालात सामान्य बताया जा रहा है। अस्पताल के अंदर भैया कौन सी गैस लीक हुई थी,
देखिए अभी ना पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली संभावना ये है कि जो ओटी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए फॉर्मेलिन यूज होता है, बहुत कम मात्रा में यूज होता है। ऐसा लगता है कि उसी का कहीं पे कुछ या तो बोतल से कुछ खोल के गिर गया या वो गिरने के बाद वो गैस जो है एसी वगैरह पंखे वगैरह के संपर्क में आकर थोड़ा फैल गया। अभी पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, ना जन हानि हुई है, ना कोई सामान की कोई हानि हुई है। और यहाँ पे पुलिस की टीम, अग्निशमन विभाग की टीम और सभी लोग पहुँच गए थे और पहुँच करके उसको कंट्रोल में कर लिया गया है और अभी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ऐसी सूचना मरीज नहीं, देखिए क्या होता है कई बार कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर कोई बात होती है तो आदमी को थोड़ा भगदड़ में आना या उनको परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ कंट्रोल में है और बाकी चीज़ों की हम लोग जांच करेंगे कि ये गलती कैसे हुई है और जो भी हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक तीमारदार अभी बाहर एक शव रखा हुआ था, तीमारदार ये कह रहे थे कि इसी मौत हुई है। अब इसके लिए जांच कराई जाएगी, क्योंकि वो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल जांच कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कोई देख के भी नहीं लग रहा है, आप लोग भी पूरा घूम रहा है। अदरवाइज तो क्या होता है ना, कम से कम कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ होती, बट इतना कोई असर गैस का नहीं था। बट अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी। मामला सामने आया है, वजह क्या है और क्या कुछ सामने आया अभी तक? नहीं, एक्चुअली जो मरीज है वो भर्ती हुआ था, क्रिटिकल मरीज था और उसके ट्यूबरकुलोसिस डॉक्टर के अंडर में था और उसके दोनों फेफड़े बहुत ख़राब थे और न्यूट्रिशनली भी बहुत पुअर है पेशेंट और हाई फ्लो ऑक्सीजन पर था, तो कंडीशन तो उसकी वैसे ही बहुत क्रिटिकल थी और वो जो उसकी एक्सपायरी हुई है वो उसकी बीमारी की वजह से हुई है और किसी वजह से। सर, कौन सी गैस का हिसाब हुआ है? नहीं, ये गैस ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ कोई गैस की ऐसी कोई वैसी सप्लाई नहीं है। यहाँ तो ऑक्सीजन गैस होती है, जो स्मेल आ रही है और जो आंखों में चुभ रही है वो फॉर्मेलिन जो होती है, हम लोग कई बार ओटी और वार्ड को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसी स्मेल लग रही है। तो अब क्या कोई स्थिति है? अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जिस ट्रॉमा ओटी से ऐसा आ रहा था तो जब उसके खिड़की दरवाजे खोले गए तो अब सामान्य स्थिति कोई ऐसी स्मेल नहीं आ रही। सर, अस्पताल को पूरा खाली करा दिए इस दौरान? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता क्यों मरीज बाहर निकल गए, लेकिन अभी मरीजों को सबको अंदर ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरीज जो थे भागते हुए नजर आए गए। वो एक्चुअली मरीज जो कहते हैं ना, कोई कुछ बोल दे तो एक पैनिक हो जाता है, उस तरीके की स्थिति थी। बाकी जो था ये लोकलाइज ट्रॉमा भी था और पेन था, तो मरीज जब अपने आप ही भागे थे, बाकी सबको अंदर ले रहे हैं। दोबारा से अंदर ले रहे हैं? हाँ, दोबारा सारे मरीज को अंदर ले रहे हैं। बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार दोपहर आगरा से सौरिख जाते समय इको गाड़ी का पहिया फटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार को इको गाड़ी आगरा से सौरिख के लिए सवारियां लेकर रवाना हुई थी। जैसे ही इको गाड़ी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन नंबर 21 पर टोल प्लाजा के पास पहुंची, तभी अचानक इको गाड़ी का पहिया फटने से लगभग 50 मीटर दूरी तक पलटकर घसीटते हुए चली गई। इको गाड़ी में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। आगरा से लखनऊ जाने वाले मार्ग पर गाड़ियों के पहिया थम गए और लोग इको गाड़ी की तरफ दौड़ने लगे। सूचना मिलते ही फतेहाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। इको गाड़ी से मनु पुत्री विनोद कुमार, उसका भाई अभिषेक गांव खितौरा इटावा हाल निवासी गोंडा नंबर 13 नारोल ट्रांसपोर्ट नगर अहमदाबाद गुजरात, उसके मामा की लड़की खुशबू पुत्री अखिलेश कुमार निवासी गांव सिंहपुर सफाई इटावा, नसीम पुत्र नसीर हुसैन, उसका बेटा खेब निवासी गढ़ गांव सकतपुर थाना इंद्रगढ़ सौरिख कन्नौज, सत्यम पुत्र प्रेम सिंह निवासी कन्नौज को सीएससी फतेहाबाद पर भर्ती कराया गया है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चंबल नदी का सीना चीर रहे अवैध संचालित ट्रैक्टर चालक। चंबल नदी के बीचों बीच लकड़ी, तूरी, बालू और अन्य सामान से भरे निकल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली मध्य प्रदेश सीमा से उत्तर प्रदेश सीमा में चंबल नदी में पानी कम होने पर हो रहा ट्रैक्टरों से आवागमन। ट्रैक्टर ट्रॉलियों निकलने से संरक्षित घड़ियाल और मगरमच्छों, जलीय जीवों का खतरा। लकड़ी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के बीच गुजरने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। थाना पिनाहर क्षेत्र के अंतर्गत क्योरी घाट का मामला। सरकार शराबियों को लेकर हुई सख्त। जिस प्रकार शराब पीकर ड्राइविंग करते हैं उन सभी व्यक्ति को योगी सरकार की ब्रेथ एनालाइजर मशीन का सामना करना होगा। ऐसा ही एक नजारा शनिवार की शाम जनपद मथुरा हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत मंडी चौराहे पर देखने को मिला। पुलिस प्रशासन द्वारा शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों को पकड़ा गया, जिसमें जो भी व्यक्ति शराब पी रहे ड्राइविंग कर रहा है उसको ब्रेथ एनालाइजर मशीन का सामना करना पड़ा, जिसमें 3 लोगों का चालान कट सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। वही कार्रवाई कर रहे AITO
राजेश राजपूत टीएसआई देवसिंह पाल जी ने बताया कि शराब पी के ड्राइविंग करते हैं और रास्ते में बड़े हादसों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार लोगों के परिवार में भी तबाह हो जाते हैं। इसलिए योगी सरकार द्वारा ये मुहिम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। सर जो ये चेक इन चलाई जा रही है किस उद्देश्य में क्या है बताइए। एक्चुअल मेरा नाम राजेश राजपूत है, आरटीओ प्रवर्तन फर्स्ट मथुरा हूँ। मेरे साथ हमारे टीएसआई साहब श्री देव सिंह पाल जी हैं। मथुरा शहर के अंदर जो कि हमारी दुर्घटनाओं में अंडर 10 के अंदर आ रहा है पूरी के अंदर, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम ड्रिंक एंड ड्राइविंग की चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और इनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इनके लाइसेंस और पंजीयन चिन्ह को हम निलंबित करेंगे 3-3 माह के। सर अभी तक कितने चालान काटे गए हैं? अभी तक मैंने 3 चालान कर दिए हैं, आगे मैं जा रहा हूँ और आगे जो भी मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर यहाँ मंडी चौराहे पे कुछ ज्यादा ही इस तरीके की हरकत बिल्कुल, यहाँ लगातार हफ्ते में कम से कम 3 दिन चेकिंग होगी और टीआई साहब से मैं कह दे रहा हूँ कि लगातार इसकी चेकिंग की जाए, जिससे कि सड़क घाटों में कमी लाई जा सके। सर ये मथुरा में कहाँ जगह चेक इन चल रही है? आज जो है अभी टैंक चौराहे पे कराई गई थी, हमारे सहयोगी थे श्री मनोज वर्मा आरटीओ साहब, उन्होंने चेकिंग की थी। उनके साथ श्री सौर कुमार टीआई साहब थे। 4-5 चौराहे मैंने गोवर्धन चौराहे पे, और ये कौन सा बीच में चौराहा पड़ता है? मंडी चौराहा। और ये कौन सी जगह? हाँ वही, हम गोवर्धन चौराहे मंडी चौराहे पे भी हमने चेकिंग किया। हम आगे जा रहे हैं टैंक वहाँ क्या नाम है, क्यों दीवान जी, हाईवे कट, उस पर चेकिंग करने जा रहे हैं। इस बीच आगरा से बड़ी खबर। आगरा में विकास परियोजनाओं का नोडल अधिकारियों ने किया भौतिक सत्यापन। गौशालाओं की दुर्दशा पर परिवहन आयुक्त ने जताई नाराजगी, दिए जांच के निर्देश। हर घर जल योजना में खामियों पर जताई नाराजगी, तकनीकी सुधारों के निर्देश। सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का निरीक्षण, तय समय पर निर्माण पूर्ण करने के निर्देश नाराज की। कान्हा गौशाला में व्यवस्थाओं की सराहना, पोर्टल अपडेट में लापरवाही पर नाराजगी। एनजीओ संचालन पर बिना ग्राम सभा के सहमति, सचिव को फटकार। जल जीवन मिशन की समीक्षा में पाई गई कई घरों तक नहीं पहुंच रहा पानी। गोबर से कंपोस्ट खाद और गैस प्लांट पर हो रहा विचार, आय बढ़ाने पर जोर। नोडल अधिकारी ने गांव में घुसकर सुनी महिलाओं की शिकायतें। आगरा में 441 करोड़ की लागत से बन रहा एयरपोर्ट जुलाई 2026 तक होगा तैयार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और आतंकियों को ढेर किया, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर सफलता के बाद देश भर में भारतीय सेना के साहस को बढ़ाने के लिए और उनको नमन करने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। वहीं आज जनपद आगरा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ब्रज क्षेत्र मंत्री गौरव राजावत, शैलू पंडित महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आगरा के तहसील से लेकर रार रोकी मंडी तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद नवीन जैन आगरा, महापौर हेमलता दिवाकर, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता और बड़ी संख्या में शहरवासी व भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रकार से 22 तारीख की जो घटना हुई, उस घटना के बाद जो गुस्सा था, ये देश के सभी नागरिकों में गुस्सा था, और उस गुस्से को देखते हुए और जिस प्रकार से हमारी देश की सेनाओं ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान को सबक सिखाया, आतंकवादियों के जो अड्डे थे जहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ चलती थी, उन सभी अड्डों को तहस-नहस करने का काम हमारी देश की सेनाओं ने किया और लगभग 100 आतंकवादियों को जमीन के अंदर सुलाने का काम हमारे देश के सेनाओं ने किया। सारे ध्वस्त किए गए अड्डे और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। जो देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीति थी, वो रणनीति के तहत ये सब कुछ हमारे देश का स्वाभिमान पुनः जागा। आज देखिए पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं जगह जगह हो रही हैं। लगभग करोड़ों लोग इस देश के अंदर अब तक तिरंगा यात्रा निकाल चुके हैं और मैं सल्यूट करता हूं अपने देश की सेनाओं को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को। जिस प्रकार से उन्होंने बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर ही हमारे जो लोगों को उन्होंने जो हत्याएं की, उसका बदला 2 दिन के अंदर 48 घंटे के लिए लिया। मैं ऐसे हमारे सेना के जवानों को नमन करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं और पाकिस्तान को एक चेतावनी जो हमारी देश की सेनाओं ने दी है, और मुझे लगता नहीं है कि अब वो पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस अब करेगा, और करेगा तो फिर दोबारा मुंहतोड़ जवाब हमारी देश की सेना देगी।
का सिंदूर, पराक्रम का सिंदूर, हमारी सेना के स्वाभिमान का सिंदूर, जिस सिंदूर पर उन आतताइयों ने हाथ डाला और उसका जवाब हमारी सेना ने जब दिया है, तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना का पराक्रम, अद्वितीय प्रदर्शन और वो ऐसा कृत्य जो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर कर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत की माताओं बहनों की मांग में भरे हुए सिंदूर पर कोई हाथ डालेगा तो उसकी आंखें निकालने का काम, और जो नापाक हरकत करेगा भारत के साथ, उसको निस्तो नाबूद करने का काम भारतीय सेना करेगी। उसके माध्यम से आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष भाई सैलू पंडित जी के नेतृत्व में यहाँ हजारों लोग आज इस तिरंगे के माध्यम से ये तीनों रंग, ये रंग पराक्रम का, ये रंग हमारी सुरक्षा का, ये हम रंग हमारे पराक्रम का, ये तीन रंगा का ये तिरंगा लहरा रहा है। अपनी सेना को नमन करते हैं, सेना को प्रणाम करते हैं, अपने सैनिकों को प्रणाम करते हैं, उनके पराक्रम को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को, देश के रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व को। और पूरा देश, सातों समाज और 36 कौम के लोग आज अपनी सेना को नमन करने के लिए एक यात्रा, एक निमित्त मात्र है। उनके पराक्रम को धन्यवाद के लिए आज सब लोग कह रहे हैं जय हिंद, और हिंद की सेना जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसी माध्यम से सारे लोगों ने यहाँ, हर व्यक्ति ने, हर वर्ग ने, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, सभी लोगों ने आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपने सैनिकों का धन्यवाद, उनको नमन किया। पहलगाम में हमला, धर्म पूछकर जो हमला हुआ, पूरे देश और पूरे विदेश ने, पूरे हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा कि केवल धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई, और जिसका जवाब हमारे देश की तीनों सेनाओं ने जो दिया, और उनके पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। ये ताकत तीनों सेनाओं ने जो साहस दिखाया है, उनके शौर्य को नमन करने के लिए, और जो प्रधानमंत्री जी के समर्थन से जो उन लोगों ने साहस दिखाया था, वो सेना को नमन करने के लिए, सेना के शौर्य को साहस देने के लिए, सेना को दिखाने के लिए, सेना के लिए हम लोग झंडे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर आज यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं। और आप देख रहे होंगे सेना ने जिस प्रकार जवाब दिया था, 26 लोग मारे थे हमारे, और उनके कम से कम 150 लोग मारे हैं। और ये बता दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि ये देश, ये युवाओं का देश है। ये देश वो देश है जहां पर अगर आप एक व्यक्ति से भी कुछ कहोगे, और कोई आतताई अगर कोई हरकत करेगा, उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये वो वाला देश नहीं है कि जब मुंबई हमले होते इसका हमला नहीं, जिसका जवाब नहीं दिया जाता था। लेकिन आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री बैठे हैं और हमारे देश की तीनों सेनाओं ने उनका जवाब दिया है, और जवाब देने के साथ साथ पूरे विश्व स्तर पर बता दिया कि भारत की तरफ किसी व्यक्ति ने भी या किसी देश ने आंख उठाने की हिम्मत करी तो उसका जवाब यही होगा कि उसको घर में घुसकर मारेंगे। सनातन धर्म में धार्मिक आयोजन का महत्व बहुत ही पवित्र माना जाता है और बड़ी ही शुद्धता और पवित्रता के साथ हर आयोजन को किया जाता है और सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी को लेकर राष्ट्रीय हिंदुत्व कला एकता संगठन, काशी विद्युत परिषद और धर्माचार्य संघ के द्वारा आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। हिंदुवादी संगठनों के द्वारा कहा गया कि सनातन धर्म हम सनातनियों की आस्था का केंद्र है। धर्म विशेष के लोगों द्वारा हमारे धार्मिक आयोजनों की मर्यादाओं का अपमान किया जा रहा है। ये हमारे धार्मिक आयोजनों जैसे कि भागवत कथा, राम कथा एवं अन्य कथाएं, भजन संध्या एवं अन्य भजन कीर्तन, देवी जागरण, माता की चौकी जैसे पवित्र आयोजनों में नाम और पहचान छिपाकर जाते हैं। आयोजकों द्वारा लगाए गए तिलक को मिटा देते हैं। सम्मान में जो देवी देवताओं की छवि में मोमेंट्स और चित्रपट मिलते हैं उन्हें भी वही छोड़ जाते हैं। और ये मांस भक्षी और जहां पवित्र अनुष्ठानिक आयोजन में स्वयं आयोजक लहसुन प्याज तक नहीं खाते, वे इन मांस भक्षियों का आना उचित नहीं है। इन्होंने फर्जी हिंदू नाम रखे हुए, जिन्हें पहचान से ये हिंदू धार्मिक आयोजन करते हैं, उन्हीं नामों से फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखे हैं। नाम जिहाद के साथ ही वैचारिक जिहाद और लव जिहाद भी धार्मिक कार्यों के माध्यम से फैलाया जा रहा है ताकि हमारी बेटियों को आपके बारे और आपके धर्म के बारे में सब पता रहे। वही मीडिया से बात करते हुए हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने कहा कि जब आप इतने सालों से भजन गायन, भागवत कथा और आदि कार्यक्रमों में सालों से काम चल रहे हैं तो आज तक आपने अपने घर सुंदरकांड, भागवत जागरण जैसे पवित्र कार्यक्रम क्यों नहीं करवाए। बता क्या नाम है आपका और आज जो है यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे आप ज्ञापन देने के लिए आए हैं, किन मांगों को लेकर देने हैं, क्या मामला है? मैं नागेंद्र महाराज, प्रभारी काशी विद्युत परिषद पश्चिमी भारत। भारत रामकृष्ण का देश है, ऋषियों का देश है। सनातन संस्कृति की भारतीय शास्त्र परंपराएं हमारे यहाँ हैं।
हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भजन संध्या इत्यादि होते हैं, भागवत कथा, राम कथा, देवी जागरण इत्यादि होते हैं। तो इन अनुष्ठानों की शुरुआत ही पवित्रः अपवित्रो वः के द्वारा की जाती है, पवित्रीकरण कराया जाता है। तो हमारे यहाँ भागवत कथा, भजन संध्या, देवी जागरण इत्यादियों में, धार्मिक अनुष्ठानों में विधर्मी मुस्लिम लोग और नाम बदल करके आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं और ये लोग और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में बैठते हैं, क्योंकि ये लोग पवित्र नहीं हैं। गाय का मांस खाते हैं उन्हीं पैसों से, बाद में तिलक चंदन मिटा देते हैं, देवी देवताओं की तस्वीर भेंट में अगर दी जाती है तो उनको फेंक देते हैं और जा करके लव जिहाद करते हैं। तो ऐसे विधर्मियों को हमारे धार्मिक अनुष्ठान में प्रवेश वर्जित है। जब ये लोग हम लोगों को, हमारे संगीतकारों को अपने मस्जिद में, अपनी अजानों में बुलाएं, हिंदुओं को, या फिर मस्जिद में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पाठ कराएं, तो हम समझेंगे कि निश्चित ये भाईचारा निभा रहे हैं। करा के दिखाएं, अपने मस्जिद में और अपने घरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, भजन संध्या करें, हमको बुलाएं। इसीलिए जब ये नहीं बुला सकते, जब इनके कुरान में लिखा है कि दूसरे धर्म के देवी देवता का नाम लेना हराम है, तो फिर ये हमारे मंचों पे आकर के अपवित्र क्यों कर रहे हैं, लव जिहाद क्यों कर रहे हैं? उन पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। समस्त भारत के संत धर्माचार्य साथ हैं और उन लोगों ने सबको बैन किया है। कोई भी मुस्लिम कलाकार हमारे पवित्र धर्म मंचों पर नहीं जाएगा। जय श्री कृष्ण।